कचरे वाले, ये काला शेर है। इसके डर से अच्छे अच्छे की पेंट घी हो जाती है। तू इसे हराने की बात कर रहा है। मैं इस काला शेर को जरूर हरा दूंगा, क्योंकि ये मेरी माँ का सवाल है। अगर मैंने इसे नहीं हराया तो मेरी माँ मर जाएगी। कुछ लोग जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग जिंदगी से लड़ते हैं, और कुछ लोग वो करते हैं जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। ये कहानी उस लड़के की है जिसने कभी जूते नहीं पहने लेकिन चीतों के साथ दौड़कर पैरों में आग भर ली, जिसने कभी स्कूल की किताब नहीं छुई लेकिन जंगल ने उसे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती, जिसके बाप रंजीत ने उसे बताया था कि असली ताकत पैरों में नहीं हौसले में होती है। और जब उस फटे लाल कुर्ते वाले रोनी ने वो पोस्टर देखा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रेस ऑफ सर्वाइवल, प्राइज मनी 20 लाख रुपए, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आग जली। क्योंकि एक तरफ थी अम्मा गीता जो अस्पताल की सफेद चादर पर मौत से लड़ रही थी, और दूसरी तरफ था एक काला शेर जिससे आज रोनी लड़ने वाला था। सुबह के 4:30 बजे थे। शहर अभी करवट ले रहा था, लेकिन रोनी कब का उठ चुका था। उसकी सुबह अलार्म से नहीं, अम्मा गीता की उस खांसी से होती थी जो रात भर रुक रुक कर आती थी। हर खांसी पर उसका कलेजा मुंह को आता, लेकिन वो हिलता नहीं था, क्योंकि उसके उठने से अम्मा खुद उठने की कोशिश करती और उनके कमजोर शरीर से यह सहन नहीं होता। वो बस छत पर पानी के उस पुराने धब्बे को घूरता रहता जो उनकी टस से मस न होने वाली गरीबी का प्रतीक था। फिर वो आहिस्ता से उठता, अंगूठे से बंधी फटी चप्पलें पहनता और कंधे पर मैला बोरा उठा लेता। लाल कुर्ते में अनगिनत छेद थे, रंग मटमैला हो चुका था, लेकिन रोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका सिर्फ एक मकसद था, बोतलें और रद्दी जमा करना, उसे बेचना और शाम को अम्मा की दवाइयां लाना। सोते हुए अम्मा के पीले चेहरे और सूखी सांसों को देखकर वो चुपचाप अंधेरी गलियों में निकल जाता, जहां से लोग दिन में भी नाक दबाकर गुजरते थे। लेकिन 3 दिन पहले की एक खौफनाक रात ने सब बदल कर रख दिया था। अम्मा गीता की सांसें अचानक उखड़ने लगी थीं। उनका चेहरा नीला पड़ गया था और आंखें ऊपर की तरफ खींच गई थीं। रोनी ने घबराहट में पड़ोसी कमलेश को जगाया और उसकी पुरानी मोटरसाइकिल पर अम्मा को लादकर शहर के सरकारी अस्पताल की तरफ भाग पड़े। अस्पताल की पीली डरावनी रोशनी और दर्द की खामोश छाया के बीच ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सुभाष चौधरी ने एक्सरे और खून की जांच के बाद रोनी को अलग कमरे में बुलाया। डॉक्टर का सख्त चेहरा देखकर रोनी कुर्सी पर बैठा नहीं, क्योंकि खड़े रहने में ज्यादा हिम्मत लगती है। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा कि अम्मा के दोनों फेफड़ों में गहरा इन्फेक्शन है और दिल की बाईं नस कमजोर पड़ चुकी है। सरकारी अस्पताल में इसका इलाज संभव नहीं था। उन्हें शहर के किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना होगा, जहां आईसीयू, सर्जरी और दवाइयों का कुल खर्च करीब 20 लाख रुपए आएगा। डॉक्टर के आखिरी शब्द रोनी के सीने में खंजर की तरह उतरे। अगर अगले 7 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 20 लाख, रोज 80-100 रुपए कमाने वाले रोनी के लिए यह रकम इतनी बड़ी थी कि उसे जमा करने में 500 साल लग जाते। उस रात रोनी अस्पताल की ठंडी बेंच पर बैठा छत को घूरता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सवाल था। 20 लाख कहां से आएंगे? कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं जो इतनी बड़ी रकम दे सके। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ भूख नहीं होती, ये वो बेड़ी है जो तुम्हारे पांव में तब जकड़ी जाती है जब तुम्हें सबसे तेज दौड़ने की जरूरत होती है। सुबह होते ही वो आईसीयू के कांच से अम्मा को सफेद चादर में लिपटे देखकर बिना आंसू बहाए अपना बोरा उठाकर सड़क पर निकल पड़ा, क्योंकि रोने से 20 लाख नहीं आते और जिंदगी नहीं बचती। वो भागता रहा, क्योंकि रुकने पर उसे सोचने का डर लगता था और सोचने पर अम्मा का ऑक्सीजन मास्क वाला चेहरा याद आता था। शहर की एक बड़ी सड़क पर पहुंचते ही उसकी नजर अचानक एक खाली दीवार पर लगे विशाल और चमकीले पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर पर एक खूंखार शेर की तस्वीर थी और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रेस ऑफ सर्वाइवल। क्या तुम में है हिम्मत एक शेर से दौड़ लगाने की? जो जीता उसे मिलेगा प्राइज मनी 20 लाख रुपए। रोनी के कदम वहीं जम गए। उसकी नजरें बस 20 लाख पर टिक गईं। ये हूबहू वही रकम थी जो डॉक्टर ने मांगी थी। उसके भीतर बरसों से सोया हुआ कुछ अचानक जाग उठा और उसकी आंखों के सामने एक घना जंगल और उसके पिता रंजीत का चेहरा घूम गया। उस पोस्टर के सामने खड़े रोनी की आंखों के सामने शहर की धूल भरी सड़क गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक घने हरे भरे जंगल ने ले ली थी, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। यह वो वक्त था जब रोनी महज 7 साल का था और उसके पिता रंजीत उस जंगल के सबसे बड़े बाजीगर थे। रंजीत कोई आम इंसान नहीं थे। उनका तांबे जैसा कसा हुआ शरीर ऐसा लगता था मानो किसी मूर्तिकार ने मिट्टी और पत्थर को मिलाकर तराशा हो। उस इलाके में हर साल एक खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली परंपरा होती थी।
इंसान और जंगली जानवरों के बीच दौड़। रंजीत ने लगातार 12 साल तक इस दौड़ में चीतों और जंगली भैंसों को धूल चटाई थी। लोग कहते थे रंजीत के पैरों में जादू है, लेकिन रंजीत का मानना था कि जादू पैरों में नहीं, डर को जलाकर रफ्तार में बदलने वाले हौसले में होता है। रोनी को आज भी याद था जब रंजीत ने उसे पहली बार बिजली नाम के एक खूंखार चीते के सामने खड़ा किया था और कहा था, जानवर की आंखें मत देख, उसके पैर देख, वो जमीन को कैसे छूता है, वही असली दौड़ है। रंजीत ने रोनी को नंगे पैर दौड़ना सिखाया था। उनका कहना था कि जूते पैरों और जमीन के बीच एक दीवार बना देते हैं, जबकि नंगे पैर जमीन का हर कंकड़, हर ढलान और हर मिट्टी की नरमी को पढ़ लेते हैं। रंजीत ने उसे सिखाया कि सांसों को कैसे काबू करना है और डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाना है। लेकिन यह सुनहरा दौर तब राख में तब्दील हो गया जब जंगल में एक भयंकर आग लगी। एक छोटे हिरण को बचाते हुए रंजीत एक गहरी खाई में गिर गए। जान तो बच गई, लेकिन उनका दायां पैर हमेशा के लिए टूट गया। जिस इंसान की पहचान ही उसकी रफ्तार थी, उसका पैरों से मोहताज हो जाना उसे अंदर से मार गया। कुछ ही महीनों में इन्फेक्शन फैलने से रंजीत ने रोनी के हाथों में दम तोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, रोनी दौड़ना मत छोड़ना, क्योंकि दौड़ना ही जीना है। उस दिन के बाद से रोनी ने कभी आंसू नहीं बहाए। अम्मा गीता के साथ शहर आकर कचरा बीनने की मजबूरी ने उसे दौड़ने का मौका तो नहीं दिया, लेकिन आज इस पोस्टर ने उसके अंदर सोए हुए उस जंगल को फिर से जिंदा कर दिया था। पोस्टर से नजरें हटाते ही रोनी के कंधों का झुकाव खत्म हो गया था। कचरे का भारी बोरा जो पिछले 5 सालों से उसकी पीठ तोड़ रहा था, उसने उसे वहीं सड़क के एक कोने में फेंक दिया। अब उसके अंदर एक अलग ही आग धधक रही थी। पोस्टर पर लिखा था कि रजिस्ट्रेशन आज शाम 6 बजे तक है। उसने सूरज की तरफ देखा और सीधे उस अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा जहां मौत अम्मा गीता के सिरहाने बैठी थी। अस्पताल पहुंचकर उसने सीधे डॉक्टर सुभाष चौधरी को खोजा। डॉक्टर ने उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी जिद देखते हुए पूछा कि पैसों का क्या इंतजाम हुआ। रोनी ने बिना पलक झपकाए सिर्फ इतना कहा, इंतजाम हो रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि उसके पास सिर्फ 5 दिन है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। रोनी ने सिर्फ सिर हिलाया और पलटकर सीधे शहर के मेन स्टेडियम की तरफ भाग निकला। शाम के 4 बज चुके थे। स्टेडियम के पिछले गेट पर एक छोटी सी मेज लगा इस मौत के खेल का आयोजक बैठा था, जिसका नाम भी इत्तेफाक से सुभाष चौधरी ही था। यह सुभाष चौधरी एक लालची इवेंट मैनेजर था जो लोगों के मनोरंजन के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रोनी का पसीने और धूल से सना फटे हाल लाल कुर्ता और उसके नंगे पैर देखकर सुभाष और उसके गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। अरे देखो, कचरे वाला शेर से दौड़ेगा, जा बेटा, जहाँ से आया है वहीं जा। लेकिन रोनी टस से मस नहीं हुआ। उसने अपनी सपाट और ठंडी आवाज में कहा कि पोस्टर में लिखा है कोई भी भाग ले सकता है और उसे रेस में दौड़ना है। सुभाष चौधरी की हंसी अचानक रुक गई। उसने रोनी की आंखों में देखा और उससे वहां कोई डर नजर नहीं आया। सुभाष ने खिसियाते हुए कहा, सुन ले छोरे, इस रेस में असली और खूंखार जंगली शेर होगा। अगर तू डरा, रुका या शेर ने तुझे फाड़ दिया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। रोनी ने बिना कोई भाव बदले बस इतना कहा, मुझे पता है। सुभाष ने मुंह बनाते हुए रजिस्टर में उसका नाम लिख दिया, रोनी। मौत के उस खौफनाक खेल का परवाना कट चुका था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह जब रोनी शहर के मेन स्टेडियम पहुंचा तो वहां का नजारा किसी महायुद्ध के मैदान जैसा था। ये कोई आम रेस नहीं थी, बल्कि मौत का एक खौफनाक तमाशा था जिसे देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। स्टेडियम में हजारों लोगों की भीड़ थी। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर रेस ऑफ सर्वाइवल फ्लैश हो रहा था और हवा में ड्रोन कैमरे भिनभिना रहे थे। रेस के आयोजक संदीप मित्तल ने इस इवेंट को इतना बड़ा बना दिया था कि रेडियो और टीवी वाले भी इसे लाइव कवर करने पहुंच गए थे। दर्शकों की भीड़ में अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान सब मौजूद थे, जिनकी आंखों में एक इंसान को शेर के जबड़ों से बचकर भागते देखने की खौफनाक प्यास थी। मैदान के बीचों बीच ट्रैक तैयार था और वहां रोनी के अलावा 3 और प्रतियोगी अपनी किस्मत आजमाने खड़े थे। पहला था केतन, एक 26 साल का मशहूर जिम ट्रेनर जिसका शरीर लोहे की तरह कसा हुआ था। केतन के महंगे रनिंग शूज और स्मार्ट वॉच उसकी तैयारी का दिखावा कर रहे थे और उसके चेले स्टैंड से उसके नाम के नारे लगा रहे थे। दूसरा था विवेक, एक 23 साल का पूर्व राज्य स्तरीय एथलीट जो चोट के कारण बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो गया था, लेकिन उसकी चाल में आज भी एक पेशेवर धावक की बिजली जैसी फुर्ती थी। तीसरा था कमलेश, जो रोनी का पड़ोसी नहीं
बल्कि पास के गांव का एक गठीला पहलवान था। कमलेश के सिर पर भारी कर्ज था और उसकी आंखों में उसी 20 लाख रुपए की मजबूरी साफ झलक रही थी। लेकिन इन तीनों से बिल्कुल अलग ट्रैक के सबसे किनारे खड़ा था रोनी। उसका वही धूल और पसीने से सना फटा हुआ लाल कुर्ता हवा में फड़फड़ा रहा था। उसके पैरों में जूते तो दूर, चप्पल तक नहीं थी। नंगे पैर, बिखरे बाल और एक शांत लेकिन दहकती हुई आंखों के साथ जब रोनी वहां खड़ा हुआ तो भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाकर मजाक उड़ाया, अरे ओ कचरे वाले, बिना जूतों के शेर से दौड़ेगा या उसका निवाला बनेगा। पूरा स्टेडियम ठाकों से गूंज उठा, लेकिन रोनी के कानों तक यह शोर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त सिर्फ उस अस्पताल के बिस्तर और डॉक्टर की दी हुई 5 दिन की मोहलत पर अटका हुआ था। तभी स्टेडियम के एक भारी लोहे के दरवाजे से एक विशाल पिंजरा मैदान के बीचों बीच लाया गया। पिंजरे के चारों तरफ मोटी जंजीरें बंधी थीं और उसके अंदर वो खौफनाक मौत कैद थी जिसे देखने के लिए यह पूरी भीड़ बेताब थी। काला कोई सर्कस का सधा हुआ शेर नहीं था, बल्कि एक खूंखार और विशालकाय जंगली शेर था जिसे हाल ही में एक गहरे जंगल से पकड़कर लाया गया था। उसकी काली अयाल और पीली दहकती हुई आंखों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसे ही काला पिंजरे के अंदर दहाड़ते हुए आगे पीछे टहला, उसके पंजों की ताकत से लोहे की मोटी सलाखें तक कांप उठी, लेकिन रोनी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने काला शेर की पीली आंखों में देखा, पर वहां कोई खौफ नहीं था। उसे तुरंत अपने पिता रंजीत के शब्द याद आ गए, जानवर की आंखें मत देखना, उसके पैर देखना। वो कहाँ जाएगा ये उसके पैर बताते हैं, आंखें नहीं। ठीक उसी वक्त संदीप मित्तल हाथ में माइक लिए मैदान के बीच आ गया। संदीप मित्तल के चेहरे पर एक लालची और क्रूर मुस्कान थी। उसने माइक पर चीखते हुए ऐलान किया, देवियों और सज्जनों, आज आप वो देखेंगे जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। 400 मीटर का ये मौत का ट्रैक तैयार है। रेस शुरू होने के ठीक 10 सेकंड बाद पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाएगा और शेर काला को छोड़ दिया जाएगा। जो इंसान शेर से पहले ये ट्रैक पूरा करेगा वो जीतेगा 20 लाख रुपए। लेकिन याद रहे, जो डरा, जो गिरा या जो रुक गया, उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। भीड़ फिर से पागलों की तरह चीखने लगी। मौत का ये खूनी खेल अब बस शुरू होने ही वाला था। चारों प्रतियोगी स्टार्टिंग लाइन पर आकर झुक गए। केतन दाईं तरफ था। उसकी मांसपेशियां तन गई थीं, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस खौफनाक पिंजरे की तरफ जा रही थी जो अब खुलने ही वाला था। विवेक बिल्कुल बीच में था, तकनीकी रूप से एकदम सही पोजीशन में। कमलेश बाईं तरफ हाँफ रहा था। उसका डर उसकी ताकत को रेस शुरू होने से पहले ही चूस रहा था। और सबसे किनारे ट्रैक की उस खुरदरी मिट्टी पर अपने नंगे पैर जमाए रोनी खड़ा था। उसने अपनी उंगलियों से उस मिट्टी को महसूस किया जैसे वो शहर का स्टेडियम नहीं, बल्कि उसके पिता का वही पुराना जंगल हो। बाप रंजीत की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रेफरी की पिस्तौल की आवाज सुनते ही पहले 3 कदम में पूरी जमीन पकड़ना, दूसरे में फेफड़ों में हवा भरना और तीसरे में उड़ जाना। जूतों में दीवार होती है, नंगे पैरों में खिड़की जो जमीन से बात करती है। रोनी ने अपनी आंखें बंद की और अम्मा गीता का ऑक्सीजन मास्क वाला पीला चेहरा याद किया। 20 लाख, यही उसकी मंजिल थी। रेफरी ने पिस्तौल हवा में उठाई। पूरे स्टेडियम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ दिलों की तेज धड़कनें सुनी जा सकती थीं। ढाएं, पिस्तौल की कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ ही चारों धावक हवा को चीरते हुए आगे की तरफ निकल पड़े। केतन की भारी ताकत ने उसे शुरुआती 10 कदमों में सबसे आगे कर दिया। विवेक अपनी लय के साथ उसके ठीक पीछे था। कमलेश अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था और रोनी शुरुआत में चौथा था, लेकिन वो भाग नहीं रहा था। वो जमीन के साथ अपनी लय बिठा रहा था। 10 सेकंड बीतते ही एक खौफनाक लोहे की आवाज गूंजी। पिंजरे का दरवाजा खुल चुका था। काला एक पल के लिए बाहर आया। उसने मैदान को देखा, भागते हुए 4 इंसानों की महक को सूंघा और फिर एक भयानक दहाड़ के साथ काली बिजली की तरह ट्रैक पर दौड़ पड़ा। मौत अब उनके पीछे छूट चुकी थी और रेस ऑफ सर्वाइवल अपने सबसे खौफनाक मोड पर आ गई थी। जैसे ही पिंजरे का भारी दरवाजा खुला और खूंखार शेर काला ट्रैक पर कूदा, पूरे स्टेडियम की सांसें मानो हलक में ही अटक गईं। उसकी एक भयानक दहाड़ ने स्टेडियम की दीवारों को हिला दिया और उसके भारी पंजों की धमक से ट्रैक की लाल मिट्टी हवा में उड़ने लगी। सबसे पहले हिम्मत हारी कमलेश ने। गांव के उस गठीले पहलवान के पांव शेर की वो खौफनाक दहाड़ सुनते ही जमीन में गड़ गए। 20 लाख रुपए का कर्ज और जिंदगी की मजबूरी सब उस साक्षात मौत के सामने छोटे पड़ गए। कमलेश हांफते हुए बीच ट्रैक पर रुक गया और थर थर कांपते हुए एक तरफ हट गया। उसने मौत को अपनी तरफ आते देखा तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसने दौड़ से हार मान ली। काला अब सीधा उन तीनों की तरफ झपट रहा था जो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। केतन, जिसका लोहे जैसा शरीर और महंगे जूते उसे शुरुआती 10 सेकंड में सबसे आगे ले गए थे, अब खौफ का भयानक शिकार होने लगा था। उसने वो सबसे बड़ी गलती कर दी जो मौत की दौड़ में कभी नहीं करनी चाहिए। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही उसने काला की पीली आंखों और खूंखार जबड़ों को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते देखा, उसके भारी पैरों की ताकत ने
उसे धोखा दे दिया। डर एक ऐसा जहर है जो इंसान की आधी ताकत पल भर में चूस लेता है। केतन की सांसें उखड़ने लगी, उसका महंगा गियर धरे का धरा रह गया और उसकी रफ्तार अचानक टूट गई। वहीं दूसरी तरफ विवेक अपनी पेशेवर लय में दौड़ रहा था। उसने शुरुआत में पीछे नहीं देखा, उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर था। लेकिन 200 मीटर के निशान पर पहुंचते ही इंसान की वो स्वाभाविक कमजोरी उस पर हावी हो गई और उसने एक पल के लिए अपनी गर्दन घुमा दी। शेर काला अब उसके इतने करीब था कि विवेक के हलक से एक खौफनाक चीख निकल गई। उस एक चीख ने उसकी सारी तकनीक और बरसों की ट्रेनिंग को चकनाचूर कर दिया। उसका एक पैर गलत पड़ा, वो बुरी तरह लड़खड़ाया और उसकी रफ्तार आधी से भी कम हो गई। और इन सब के बीच सबसे बाईं तरफ था रोनी। रोनी के लिए यह कोई शहर का मेन स्टेडियम नहीं था, न ही यह कोई लालची संदीप मित्तल का तमाशा था। उसके दिमाग में वो घना जंगल था और उसके नंगे पैर ट्रैक की उस खुरदरी मिट्टी से सीधे बात कर रहे थे। वो दौड़ नहीं रहा था, वो उड़ने की तैयारी कर रहा था। बाप रंजीत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे देखने में वो वक्त जाया होता है जो आगे बढ़ने में लगता है। खतरा कितनी दूर है ये तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारे कान बताएंगे। रोनी ने अपनी सांसों की लय बांधी। 1 2 3 सांस अंदर, 1 2 3 सांस बाहर। उसके नंगे पैरों ने जमीन की हर ढलान को अपनी ताकत बना लिया था। तभी उसे अपने पीछे काला के भारी पंजों की खौफनाक धमक सुनाई दी। ठप ठप ठप। काला अब रोनी के ठीक पीछे था, महज 20 मीटर की दूरी पर। पूरे स्टेडियम में एक ऐसा डरावना सन्नाटा छा गया था जैसे सबने सांस लेना ही छोड़ दिया हो। तभी उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए भीड़ में से एक बुजुर्ग आवाज आई, भाग बेटा भाग। रोनी को उस अनजान आवाज में अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़ती अम्मा गीता की आवाज सुनाई दी और उसी पल रोनी के पैरों ने जमीन छोड़ दी। उसने उस मिट्टी को अपनी उंगलियों से जकड़ा और वो ट्रैक पर नहीं हवा में उड़ने लगा। 300 मीटर का निशान पार हो चुका था और मौत अब रोनी के महज 15 मीटर पीछे दौड़ रही थी। पूरे स्टेडियम की सांसें थमी हुई थीं। कैमरे बिना पलक झपकाए उस खौफनाक नजारे को कैद कर रहे थे और भीड़ पागलों की तरह चीख रही थी। केतन और विवेक कहीं पीछे छूट चुके थे। उनकी हिम्मत शेर की दहशत के आगे घुटने टेक चुकी थी। लेकिन रोनी अभी भी हवा को चीर रहा था। 350 मीटर पर आते आते रोनी के पैरों में घुटने से लेकर एड़ी तक भयंकर जलन होने लगी। उसके फेफड़े किसी धधकती भट्टी की तरह जल रहे थे और माथे का पसीना सीधा आंखों में घुसकर उन्हें अंधा कर रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि शेर काला अब महज 10 मीटर पीछे था। उस खूंखार जानवर की गर्म और बदबूदार सांसें रोनी अपनी पीठ पर साफ महसूस कर रहा था और उसके भारी पंजों की धप धप अब जमीन के जरिए सीधे रोनी की हड्डियों में गूंज रही थी। मौत अब इतनी करीब थी कि एक हल्की सी चूक, एक गलत कदम या सांस टूटने का एक छोटा सा पल रोनी को उस शेर का निवाला बना सकता था। तभी उस कान फाड़ देने वाले शोर के बीच रोनी के दिमाग में बाप रंजीत की वो सबसे जरूरी बात गूंज उठी। आखिरी 50 मीटर में कुछ भी बचाकर नहीं रखते, वहां अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी ताकत लुटा देते हैं। 380 मीटर के निशान पर पहुंचते ही रोनी के लिए अचानक दुनिया जैसे रुक सी गई। वो एक ऐसा पल था जहां बाहर का शोर शांत हो गया और भीतर का तूफान जाग उठा। उस एक पल में रोनी को सिर्फ अम्मा गीता का वो पीला चेहरा नजर आया जो आईसीयू की सफेद चादरों के बीच मौत से लड़ रहा था। और साथ ही उसे चमचमाता हुआ वो पोस्टर दिखा जिस पर लिखा था प्राइज मनी 20 लाख। उस पल रोनी के दिमाग में कोई डर नहीं था, कोई हिसाब नहीं था, बस एक फैसला था, जान की बाजी लगाने का फैसला। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और उसके नंगे पैरों ने ट्रैक की लाल मिट्टी को इस खूंखार तरीके से जकड़ा जैसे कोई अपनी छिनती हुई जिंदगी को मुट्ठी में भींच रहा हो। उसकी बेतरतीब होती सांसें अचानक एक लय में आ गईं। उसके दोनों हाथ हवा को ऐसे काटने लगे जैसे वो हाथ नहीं, किसी चील के पंख हों। 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर और फिर वो हुआ जिसने पूरे शहर का इतिहास बदल दिया। रोनी ने जमीन छोड़ी और वो फिनिश लाइन के पार हवा में एक तीर की तरह उड़ गया। उसके दोनों पैर जमीन से ऊपर थे और उसके पार होते ही ठीक 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के फर्क से शेर काला फिनिश लाइन पर आकर जोर से दहाड़ा। सिर्फ एक पल का फासला था मौत और जिंदगी के बीच, हार और 20 लाख के बीच। एक पल के लिए पूरे स्टेडियम में श्मशान जैसी खामोशी छा गई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देख लिया है और फिर अगले ही सेकंड पूरा स्टेडियम एक साथ फट पड़ा। हजारों लोगों की वो चीख इतनी गहरी और कान फाड़ देने वाली थी कि स्टेडियम की दीवारें तक कांप उठी। लोग अपनी सीटों पर खड़े होकर पागलों की तरह रो रहे थे। अजनबी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और हर स्क्रीन पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में चमक रहा था विनर रोनी। भीड़ बेकाबू होकर मैदान की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी। रेस का घमंडी आयोजक संदीप मित्तल, जिसने इस गरीब लड़के का मजाक उड़ाया था, अब सदमे में बुत बना खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को वो सिर्फ भीड़ के मनोरंजन और मौत के तमाशे के लिए लाया था, उसने शहर के सबसे खूंखार शेर को धूल चटा दी थी। रोनी मिट्टी में सना हुआ, थका हारा खड़ा हुआ
उसके पैर अभी भी थरथरा रहे थे। संदीप मित्तल ने एक बड़ा सा लिफाफा निकाला और रोनी के खुरदरे हाथों में थमा दिया। ये रहे तेरे 20 लाख का चेक, तूने कर दिखाया लड़के। रोनी ने उस चेक को पकड़ा, उसे एक पल के लिए देखा, एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी या घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। मीडिया वाले, रिपोर्टर और कैमरामैन पागलों की तरह रोनी की तरफ दौड़ पड़े। माइक उसकी तरफ करते हुए चीख रहे थे, एक फोटो, बस एक सवाल रोनी। लेकिन रोनी ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसे तालियों की गड़गड़ाहट से कोई मतलब नहीं था। इन कैमरों की चमक उसके लिए बेकार थी। उसका मकसद सिर्फ एक था, वो अस्पताल का कमरा। रोनी भीड़ को चीरता हुआ चेक को सीने से लगाए सीधे स्टेडियम के बाहर की तरफ भाग निकला। बाहर एक ऑटो खड़ा था। रोनी बिना कुछ सोचे उसमें कूद पड़ा और हांफते हुए चिल्लाया, सिटी हॉस्पिटल, बहुत जल्दी चलना है। ऑटो वाले ने पहले उसके फटे पुराने मिट्टी से सने लाल कुर्ते को देखा और फिर खींचते हुए पूछा, पैसे हैं क्या? रोनी ने बिना कुछ बोले वो 20 लाख का चेक उसके चेहरे के सामने कर दिया। ऑटो वाले की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो को गियर में डाला और वो सड़क पर तूफान की तरह अस्पताल की दिशा में दौड़ पड़ा। ऑटो अस्पताल के गेट पर रुकते ही रोनी बिना एक पल घंवाए अंदर की तरफ भागा। उसके पैर, जो अभी अभी दुनिया की सबसे खौफनाक दौड़ जीत कर आए थे, अब इस अस्पताल के ठंडे फर्श पर भारी पड़ रहे थे। मिट्टी और पसीने से लथपथ रोनी सीधे डॉक्टर सुभाष चौधरी के केबिन का दरवाजा धकेल कर अंदर घुस गया। डॉक्टर चौधरी अपनी फाइलें देख रहे थे, लेकिन इस बदहाल और फटेहाल लड़के को देखकर चौंक पड़े। रोनी, तुम्हारी यह क्या हालत है? खून और मिट्टी से सने हुए डॉक्टर का वाक्य पूरा होने से पहले ही रोनी ने अपने खुरदरे और कांपते हाथों से मुड़ा तोड़ा पसीने से भीगा हुआ पूरे 20 लाख रुपए का चेक सीधा उनकी मेज पर पटक दिया। रोनी की सांसें अभी भी धौंकनी की तरह चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी दहकती हुई आग और जिद थी जो किसी पहाड़ को भी झुका दे। उसने अपनी सूखी और भारी आवाज में सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर साहब, अम्मा गीता का ऑपरेशन आज और अभी। डॉक्टर सुभाष चौधरी ने मेज पर रखे उस चेक को देखा और फिर रोनी के चेहरे को। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि इस लड़के ने अपनी मां की जान बचाने के लिए मौत के मुंह से ये पैसे छीने हैं। उन्होंने बिना कोई और सवाल किए तुरंत फोन उठाया और अस्पताल के सबसे बेहतरीन सर्जन की टीम को इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए अलर्ट कर दिया। रोनी के लिए अब सबसे लंबी और खौफनाक रात शुरू होने वाली थी। कुछ ही मिनटों में अम्मा गीता को स्ट्रेचर पर डालकर सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। रोनी उसी मिट्टी और पसीने में सने लाल कुर्ते के साथ थिएटर के बाहर की एक ठंडी लोहे की बेंच पर बैठ गया। अचानक डॉक्टर ने प्यार से पुकारा। रोनी झटके से खड़ा हुआ, उसके पैर थरथरा रहे थे। बधाई हो बेटे, ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। तुम्हारी अम्मा गीता अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। 3 दिन बाद जब आईसीयू की उस हल्की नीली रोशनी में अम्मा गीता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, तो सबसे पहले उनका धुंधला विजन अपने बेटे के उसी फटे हुए लाल कुर्ते पर जाकर टिका। रोनी का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की चमक एक नई सुबह जैसी थी। अम्मा गीता के होंठ हिले और उन्होंने बेहद कमजोर आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, रोनी। रोनी ने अपनी अम्मा का वो कमजोर और ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे अपने माथे से लगा लिया। अम्मा को जब पता चला कि उनके बेटे ने शेर को हराकर यह जिंदगी खरीदी है, तो उनकी आंखों से भी गर्व के आंसू छलक पड़े। कुछ ही दिनों बाद अम्मा गीता पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गईं। रोनी अपनी अम्मा का हाथ थामे शहर की उस धूप से खिली सड़क पर पैदल अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा। उस दिन रोनी समझ गया था कि जिंदगी कोई इम्तिहान नहीं, बल्कि एक रेस है। जो गिरकर उठते हैं वो हारते नहीं, जो डर को जलाकर दौड़ते हैं वो थकते नहीं, और जो अपनी माँ के लिए मौत से लड़ जाते हैं वो कभी हारते नहीं। दिल में एक आग जलती रहती थी। वो हमेशा सोचता, एक दिन मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। एक दिन अचानक गांव में हलचल मच गई। गांव के बाहर कई बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। लोग हैरान थे कि आखिर इतना बड़ा काफिला यहां क्यों आया है। थोड़ी देर बाद और उसे अजीब अजीब चुनौतियां देने का शौक था। गांव के लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। राघव ने चारों तरफ देखा, फिर भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ लोग डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तभी राघव मुस्कुराया और बोला, मैं आज एक चुनौती देना चाहता हूं, मैं दूंगा। ये सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग हंस रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि उस भालू के सामने लेकिन राघव ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर कोई भी उस भालू को काबू कर ले तो 15 करोड़ रुपए उसी के होंगे। सकता हूं। सबकी नजरें उस तरफ घूम गई। वो था अर्जुन। फटे हुए कपड़े, धूल से भरा चेहरा,
लेकिन आम में खड़े लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन अर्जुन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं उस भालू को काबू कर लूं